गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में हम लोग सैंड्स का कॉम्पैक्शन करा रहे थे, मड का भी कॉम्पैक्शन करा रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ हमारा रॉक्स जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या था, हमारा मड रॉक हमारा 65% था, सैंडस्टोन हमारा 20 to 25% था और कार्बोनेट हमारा 10 to 15% था। तो मेजॉरिटी हमारा सेडिमेंट्री रॉक मड रॉक सैंडस्टोन और कार्बोनेट है। तो इसलिए हम लोग सैंड्स और मड के बारे में पढ़ रहे थे कि जब इनको कॉम्पैक्ट करेंगे तो इसके ग्रेन में क्या चेंजेस आएंगे। तो हमने पढ़ा था सैंड्स के बारे में, मड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा सीमेंटेशन। अब जो ये सैंड ग्रेन्स है उनका सीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। तो पहले भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि सीमेंटेशन कैसे हो रहा था। हाई प्रेशर के कारण हमारा प्रेशर सॉल्यूशन बन रहा था। प्रेशर सॉल्यूशन याद है, पॉइंट कॉन्टैक्ट है ना, पॉइंट लाइन कॉन्केवो कन्वेक्स है ना, सूचर, ऐसे करते करते हमारा क्या हो रहा था, वो सॉल्यूशन में चला जा रहा था, ठीक है, और फिर जाके कहीं पे प्रेसिपिटेट कर जा रहा था। अल्टीमेटली हमारा वॉल्यूम का लॉस हो रहा था और जो हमारा सेडिमेंट्री थिकनेस है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है। तो सीमेंटेशन में हमारा इन जनरल जो रिस्पॉन्सिबल है सीमेंटेशन कराने के लिए वो है हमारा क्वार्ट्ज, चाल्सिडोनी, ओपल, के फेल्ड्स्पार। और भी बहुत सारे मिनरल हैं, लेकिन हमारा इसमें सिलिका, कार्बोनेट और क्ले मिनरल्स, ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों सबसे ज़्यादा, सिलिका, कार्बोनेट और क्ले मिनरल्स, ये तीनों सबसे ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और अगर हमारा वोल्केनिक रॉक है, उनका मतलब वोल्केनिक सेडिमेंट है, उनका कॉम्पैक्शन होगा तो वहाँ पे हमारा सीमेंटिंग मटेरियल का काम क्या करेगा, कौन करेगा, जियोलाइट्स करेगा। वहाँ जियोलाइट्स हमारा सीमेंटिंग मटेरियल का काम करेगा, ये ध्यान रखना है। अब हम करते हैं कार्बोनेट सेडिमेंट के बारे में। कार्बोनेट का पॉलीमॉर्फ कौन है, एरागोनाइट। एरागोनाइट जो है वो हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ्स है। पॉलीमॉर्फ्स करने का मतलब क्या हुआ कि केमिकल कंपोजिशन सेम है, मतलब वो भी CaCO3 है, एरागोनाइट भी और कार्बोनेट भी, दोनों CaCO3 है, लेकिन दोनों का क्रिस्टल सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टलाइज करता है और एरागोनाइट डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टलाइज करता है। अब ये आप खोज के आइए कि किस में हमारा कार्बोनेट और किस में हमारा एरागोनाइट क्रिस्टलाइज करता है, पहले बताए भी होंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हम कार्बोनेट जो हमारा सीमेंटिंग मटेरियल का काम कर रहा है उसमें कौन सा कार्बोनेट है, मतलब कि एरागोनाइट है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन सा है, ये देख के हम बता पाएंगे कि ये रॉक हमारा ओल्डर है कि यंगर है। जनरली हमारा सेनोजोइक और मेसोजोइक में हमारा सीमेंटिंग मटेरियल का काम कार्बोनेट कर रहा था, ठीक है, लेकिन अगर हमको एरागोनाइट मिल रहा है इसका मतलब है कि वो उससे भी नया है, मतलब एकदम बिल्कुल यंग रॉक का रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा एरागोनाइट से, ठीक। अब हमारा कार्बोनेट जो है वो बना कैसे, कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हमारा वाटर है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके हमारा बनाता है H2CO3, ठीक है। H2CO3 हमारा क्या है, वो है कार्बोनिक एसिड। अब एक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब H2CO3 जो है वो फर्दर H+ और HCO3- में टूट जाता है। H+ क्या है हमारा, हाइड्रोजन आयन, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, मतलब pH को और डिक्रीज़ कर देगा ये, ठीक है ना, और एसिडिक बना देगा, ठीक है। अब H2CO3 कार्बोनिक एसिड क्या हो गया, टूट गया। अब ये देखिए ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, मतलब H2CO3 टूट के H2CO3 बन सकता है, सॉरी जुड़ के H2CO3 बन सकता है, और H2CO3 टूट के H2O+CO2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारा H2CO3 जो है वो 2H+ CO3- में टूट सकता है, ये हमारा क्या है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये भी अलग हो गया, ये जो हाइड्रोजन था ये भी अलग हो गया, ठीक है। अब ये कार्बोनेट क्या कर रहा है कि कैल्शियम प्लस HCO3- बाइकार्बोनेट, ये दोनों कैल्शियम आयन कहाँ से आया,
कैल्शियम आयन कहाँ से आया? अब हमारा रॉक्स है जो कि कैल्शियम को कंटेन करता है। अब जब उनका वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, तो कैल्शियम का आयन निकलेगा और वो कैल्शियम का आयन रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके ओशन में पहुंच जाएगा। क्या सिर्फ यही एक सोर्स है? नहीं। दूसरा हमारा है ऑर्गेनिज्म, है ना। वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना शेल को, अपना कवर को कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। ठीक है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है। तो अब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है तो जानते हैं कि ओशन में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, हाई पीएच की वजह से, है ना, एक लाइसोक्लाइन लाइन है। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि हमारा एक ओशन है, उसके जब हम लोग जो सरफेस पे आएंगे तो सरफेस पे जो हमारा ओशन का वाटर है वो अल्कलाइन है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमारा डिसोल्यूट नहीं होता है। लेकिन जब हम थोड़ा डेप्थ नीचे जाएंगे तो एक डेप्थ आएगा जहाँ पे हमको मिलेगा लाइसोक्लाइन का डेप्थ, वहाँ पे हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोल्यूशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है उस डेप्थ पे। लाइसोक्लाइन वो डेप्थ है जहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोल्यूशन रैपिडली बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम जैसे ही उसके और नीचे जाएंगे तो एक और जोन आता है हमारा CCD, कैल्शियम कंपनसेशन डेप्थ। यहाँ पे हमारा जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट है कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बता रहे थे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डिज़ोल्व हो गया तो कैल्शियम का आयन ओशन वाटर में जाके मिल गया। अब ये जो कैल्शियम का आयन है हमारे पास, वो कैल्शियम का आयन किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया हमारा तो क्या बनाया, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा बना दिया कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब यही कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें आयनिक चेंज आ जाएगा। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम देगा, कैल्शियम आयन बाहर हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 और MgCO3 कैसे बना, तो रिएक्शन होगा CaCO3 प्लस Mg, तो Mg कैसे करेगा, इसमें चला जाएगा और Ca का आयन बाहर चला जाएगा। रिवर्सिबल है, कभी इससे वो बन जाएगा, कभी इससे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये डोलोमाइट और ये एंकेराइट, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इसी तरीके से हमारा कार्बोनेट बन गया। अब यही कार्बोनेट हमारा सीमेंटेशन में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिका सीमेंट का। अब सिलिका सीमेंट जनरली हमको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सैंडस्टोन और शेल्स में। ठीक है, अब सिलिका सीमेंट जो है उसका हम लोग सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, सिलिका का सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं। सिलिका जो है हम लोग पीछे पढ़े थे, प्रेशर सॉल्यूशन से हमारा क्वार्ट्ज जो है वो क्या हो रहा था, पानी में सॉल्यूट कर जा रहा था। तो उसका सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करता था, pH पे करता था, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा प्रेशर सॉल्यूशन बनेगा। pH जितना कम होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा, तो वो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में मदद करेगा। फिर टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। फिर क्रिस्टलिनिटी ऑफ मिनरल कैसे क्रिस्टलाइज किया ये भी डिपेंड करता है। इन सब चीज़ें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा सिलिका का सॉल्युबिलिटी कराने में। नेक्स्ट है यहाँ दिया हुआ है हाई pH लीड्स टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिलिका। पीछे पढ़े हैं अभी जस्ट कि हमारा सिलिका का सॉल्युबिलिटी pH को इंक्रीज़ करने से बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, हाई सॉल्युबिलिटी एंड ऑल्सो विद टेम्परेचर। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो हाई सॉल्युबिलिटी होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो हाई सॉल्युबिलिटी होगा, हाई pH होगा तो हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सिलिका होगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सिलिका प्रेसिपिटेशन। कैसे हमारा सिलिका का प्रेसिपिटेशन हो सकता है, मतलब सिलिका को प्रेसिपिटेट करना है। यहाँ तो हमारा कार्बोनेट था, कार्बोनेट को हम लोग फॉर्म कर रहा है, ओरिजिन कैसे कार्बोनेट बना हमारा। अब यही कार्बोनेट क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। वैसे ही यहाँ पे हमारा सिलिका है, सिलिका कैसे पानी में मिल सकता है या सिलिका का कैसे फॉर्मेशन होगा, ओरिजिन होगा, ये बता दिए। नेक्स्ट है हम सिलिका हमारा प्रेसिपिटेट कैसे करेगा। तो अब कोई हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब हमारा कोई एक
फ्लूइड है जो कि इनरिच्ड है सिलिका से, ठीक। अब ये इनके इंक्रीज होने के कारण उनका फॉर्मेशन हो गया। अब वो प्रेसिपिटेट कब करेगा? जब बहुत गर्म रहेगा तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, जब गर्म रहेगा तो क्या सॉल्यूशन में रहेगा, क्योंकि पता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, तो उसका टेम्परेचर हमको कम करना पड़ेगा। तो जब हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमारा सिलिका जो है वो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट करेगा। नेक्स्ट है हम पोर प्रेशर, वही प्रेशर वाला कंडीशन। जब हम पोर प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या करेंगे? कम करेंगे तो हमारा सिलिका प्रेसिपिटेट करेगा। अब ज़्यादा कर देंगे तो वो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में आ जाएगा, इसलिए हमको उसको कम करना पड़ेगा। अब और क्या तरीका है कि हमारा कोई सिलिका सैचुरेटेड फ्लूइड्स है वो सैलिन फॉर्मेशन से इंटरैक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा सैलाइन वाटर है ना, या कोई फॉर्मेशन है, अगर वो कांटेक्ट में आ गया सिलिका सैचुरेटेड फ्लूइड्स के, तो हमारा सिलिका क्या करेगा? प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। पीएच कम कर देंगे तो हमारा क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि कोई हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका हम लोग पीएच को डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारा क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। नेक्स्ट हम इवापोरेट कराएंगे अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। मतलब अंडर सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर हमारा सिलिका तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, ठीक है, कम मात्रा में है। तो जब मान लो कि उसका जो फ्लूइड्स होगा, जिस फ्लूइड्स में वो सैचुरेटेड होगा, वो फ्लूइड्स अगर वाटर होगा, अगर वाटर, तो फिर क्या किया, मान लो कि अगर वो वाटर इवेपोरेट कर गया तो अब बचा क्या? सिलिका ही बचा, तो अब सिलिका क्या होगा? प्रेसिपिटेट कर जाएगा। नेक्स्ट है सेमी मेम्ब्रेन ओस्मोसिस थ्रू क्ले रिच शेल लेयर। अब क्ले के पास क्या है? हाई पोरोसिटी है, ठीक है, सेल के पास पोरोसिटी है। तो अब ये दोनों में से कौन अपने अंदर के मतलब परमिबिलिटी किसके पास है? सेल के पास है, क्योंकि उसका ग्रेन थोड़ा सा ज़्यादा है, बड़ा है कंपेयर टू क्ले के पास पोरोसिटी तो बहुत है लेकिन परमिबिलिटी बहुत कम है उसका। तो अब उसके थ्रू किसी भी फ्लूइड को हम पास कराएंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हमारा जो फ्लूइड में प्रेजेंट होगा हमारा सिलिका, वो उसी पोर स्पेसेस के बीच में आके प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब तरीका था हमारा सिलिका को प्रेसिपिटेट कराने का। अब हम बात कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ सिलिका, हमारा सिलिका आएगा कहाँ से, ठीक है। तो पहला है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिलिका बाय मीटियोरिक वाटर। अब हमारा जो रेन होगा, ठीक है, वो क्या है, उस रेन वाटर को मीटियोरिक वाटर बोलते हैं, ठीक है। वो मान लो एसिड रेन है या वैसे भी रेन हमारा जब होगा तो वो क्या करेगा कि जो एक्सपोज्ड सरफेस पे हमारा रॉक है जो कि सिलिका कंटेंट है, ऑब्वियस है हमारा जो वोल्केनिक रॉक है उसमें हाई सिलिका कंटेंट है, तो वो क्या है कि उसमें उस रॉक को वेदर करेगा, इरोड करेगा और हमारा सिलिका को अलग करेगा, अलग करके वो उसको पानी में मिला लेगा। तो एक सिलिका सोर्स हमारा कहाँ तक पहुँच गया? बेसिन तक पहुँच गया, है ना, रिवर के थ्रू या कोई भी और रन ऑफ के थ्रू हमारा सिलिका का आयन, सिलिका एलिमेंट जो है वो हमारा सॉल्यूशन में मिलके हमारा बेसिन तक पहुंच गया। तो एक सोर्स है हमारा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ओपलिन स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एस डायटम एंड रेडियोलेरिया। ये डायटम और रेडियोलेरिया ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सिलिका प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। इनका जो सेल होता है वो सिलिका का होता है। तो अब इनका स्केलेटन सिलिका का बना हुआ है। अब एक न एक समय क्या होगा, उनका वो डेथ कर जाएंगे, है ना, उनका वो मर जाएंगे। तो जब उनका क्या होगा, उनका जो शेल है वो उसका वेदरिंग होगा, ठीक है, वेदरिंग होगा, फिर वही सिलिका का हमारे सोर्स दे देंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड सोर्स है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिलिका क्वार्ट्ज ग्रेन बाय सर्कुलेटिंग पोर वाटर फ्लोइंग ओवर क्वार्ट्ज ग्रेन इन सैंडस्टोन। बोला अब सिलिका क्वार्ट्ज ग्रेन हमारा वही प्रेशर सॉल्यूशन वाली बात कंडीशन यहाँ पे आ गई नहीं, प्रेशर सॉल्यूशन तो यहाँ बताया। इसमें क्या है कि हमारा सिलिका का ग्रेन है हमारा, ठीक है। अब सिलिका का जो ग्रेन है सिलिका का जो ग्रेन है उसके थ्रू हम वाटर को फ्लो करा रहे हैं। अब वो जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके थ्रू, तो होने के दौरान वो उसके पोर स्पेसेस से, सिलिका सेडिमेंट के पोर स्पेसेस से पास हो रहा है।
तो जब वो पास हो रहा है तो वो अपने थ्रू सिलिका एलिमेंट आयन को क्या कर रहा है, निकालते हुए ले जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है, मतलब जब वाटर उस ग्रेन के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उसका सिलिका को अपने साथ पानी में मिला के ले जा रहा है, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है प्रेशर सॉल्यूशन। ये क्या होगा, प्रेशर के कारण होगा। प्रेशर के कारण क्वार्ट्ज ग्रेन जो है वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा रिलीज ऑफ सिलिका बाय मिनरल रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिलिका का फॉर्मेशन के लिए। जैसे क्ले मिनरल रिएक्शन अगर होगा तो उसमें हमारा सिलिका रिलीज़ करेगा, है ना। फेल्डस्पार का डिसोल्यूशन होगा तो उसमें हमारा सिलिका रिलीज़ करेगा। कोई भी वॉल्केनिक फ्रेगमेंट, ग्लास या मैफिक रॉक, इन सब में अल्टरेशन आएगा, ठीक है, तो हमारा सिलिका का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा अल्ट्रा स्टेबल मिनरल, जो कि जिरकन, टर्मलिन और र्यूटाइल जो है वो रेसिस्ट कर जाते हैं डिसोल्यूशन। मतलब जिरकन, टर्मलिन और र्यूटाइल ये वो मिनरल्स हैं जो कि हाई वेदरिंग इरोजन को भी झेल जाते हैं। ये शायद ही कभी डिसोल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जिरकन, टर्मलिन ये सब देख के बता सकते हैं, इन सब का एज निकाल के, या जिस सेडिमेंट में वो अकर कर रहा है उससे हम बता पाते हैं इसको कि क्या एज है उसका, क्योंकि ये जनरली डिफॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अल्ट्रा स्टेबल है। मतलब हर कंडीशन में ये अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, मतलब कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन वही है, क्या है डिसोल्यूशन, पानी में मिल जाना, है ना, या किसी फ्लूइड में एलिमेंट का घुल जाना, ये है डिसोल्यूशन हमारा। और उसके बाद है रिप्लेसमेंट, मतलब अपने जगह दूसरे को आके को बैठा देना, मतलब उसको स्टेबल बना देना। जिससे क्या था हमारा CaCO3 से MgCO3 क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। Ca का आयन हट जा रहा है, उसके जगह Mg का आयन आ रहा है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये सब भी तरीका है। देखो एक रिप्लेसमेंट प्रोसेस है। रिप्लेसमेंट प्रोसेस हमारा कौन हुआ, एल्बिटाइजेशन के थ्रू क्या होगा कि हमारा जो भी रॉक है, मतलब रॉक कर रहे हैं, कैल्सिक प्लेजियोक्लेज है, ठीक है, या हम बोले उसको के फेल्डस्पार, ये इनका जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये देखो एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें हमारा कैल्सिक प्लेजियोक्लेज या के फेल्डस्पार कहो, ठीक है ना, ये क्या होगा, सोडिक प्लेजियोक्लेज में बदल जाता है। मतलब सीरीज़ याद होगा, बोवेन्स रिएक्शन सीरीज, ठीक है, उसमें प्लेजियोक्लेज का सीरीज़ देख लेना, ठीक है। एक दो तरह का हमारा होता है, कैल्सिक प्लेजियोक्लेज, है ना, जिसको के फेल्डस्पार बोलते हैं, सोडिक प्लेजियोक्लेज, और एक और होता है हमारा सेल्सियन और हैलोफिन, ठीक है, एक और कैटेगरी में आता है वो। मतलब 3 प्लेजियोक्लेज हुआ हमारा, मतलब सीरीज़ कैल्सिक, सोडिक और बेरियम। बेरियम होता है हमारा सेल्सियन और हाइलोफिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्सिक प्लेजियोक्लेज हमारा सोडिक प्लेजियोक्लेज में कन्वर्ट कर गया, और जनरली हमारा एल्बाइट, ठीक है, एल्बाइट, ओलिगोक्लेज, एंडीसाइन, लैब्राडोराइट, बाइटोनाइट, एनार्थाइट, ये सब क्या है ये सब सोडिक प्लेजियोक्लेज है हमारा। तो हमारा कैल्सिक प्लेजियोक्लेज जो हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एल्बाइट में हो गया, मतलब हाई सोडियम है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्बिटाइजेशन। ये एक रिप्लेसमेंट प्रोसेस के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अब रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू क्या होगा, मतलब पहले से वो एक क्रिस्टल था, वो सॉल्यूशन में चला गया और फिर जाके रिक्रिस्टलाइज किया, फिर से क्रिस्टलाइज किया। तो रिक्रिस्टलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि पहले जो साइज शेप था वो क्या रहेगा, नहीं, अब उसमें चेंजेस आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन जो था वही केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आया। वो चेंजेस किस में आया, उसके साइज शेप में, क्रिस्टल का जो साइज शेप था उसमें आएगा, ठीक है। लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन, उसके मिनरलोजी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इओजेनेटिक मेसोजेनेटिक में, इओजेनेटिक का जो स्टेबल मिनरल है वो मेसोजेनेटिक स्टेज में आने के बाद वो अनस्टेबल हो जाता था।
तो यहाँ पे क्या हो गया, जो वहाँ पे क्रिस्टलाइज है वहाँ पे उसको सॉल्यूशन में आना पड़ेगा या उसको उसको अपना फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्जन का। इन्वर्जन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रोसेस है, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी हम। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग रिप्लेसमेंट पर है, उसका एक एग्जांपल लिए एल्बिटाइजेशन, जिसमें हमारा कैल्सिक क्लोजिक्लेस से सोडिक क्लोजिक्लेस में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम पर है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन में जाने कि हमारा साइज और शेप में चेंजेस आएगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन मिनरलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्जन का। तो ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन है। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या है कि हमारा एक पॉलीमॉर्फ दूसरे पॉलीमॉर्फ में चेंज करता है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, कैल्साइट और एरागोनाइट। कैल्साइट क्या है हमारा, कैल्साइट किसमें मिल रहा था, इसमें मिल रहा था हमारा मेसोजोइक और सेनोजोइक में, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, हाई टेम्परेचर था, ठीक है। और हमारा एरागोनाइट क्या था, हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ था। मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम है लेकिन क्रिस्टल सिस्टम दोनों का डिफरेंट है। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि हमारा एक पॉलीमॉर्फ जो है दूसरे पॉलीमॉर्फ में चेंज करता है। मतलब एरागोनाइट जो है हमारा कैल्साइट में चेंज करता है विदाउट चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन, तभी वो पॉलीमॉर्फ कहलाएगा, है ना। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता, केमिकल कंपोजिशन वही रहता है, लेकिन वो जो है अपना चेंज कर लेता है। किस एग्जांपल इसका है, एरागोनाइट टू कैल्साइट। एरागोनाइट क्या है हमारा, हाई प्रेशर है ना। वो क्या है हमारा यंग एरागोनाइट सीमेंट देख के हम बता सकते हैं कि ये हमारा यंग रॉक होगा, मतलब सेनोजोइक से भी पहले का रॉक है, मतलब रिसेंट की तरफ, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या, हाई प्रेशर टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। एरागोनाइट बता दिए कि हाई प्रेशर है हमारा, और वो कैल्साइट हमारा क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। अब एक आता है नियोमॉर्फिज्म टर्म, है ना। ये टर्म को फिर बाद में और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, अभी समझ लीजिए नियोमॉर्फिज्म टर्म। नियोमॉर्फिज्म क्या है हमारा, रिक्रिस्टलाइजेशन और इन्वर्जन, है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ और इन्वर्जन हुआ, ठीक है। ये दोनों को मिला देंगे तो नियोमॉर्फिज्म एक टर्म आएगा, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन पता किसको बोलते हैं, इन्वर्जन भी पता है कि एक रिक्रिस्टलाइजेशन का टाइप है एक पॉलीमॉर्फ से दूसरे पॉलीमॉर्फ में विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। ये हमारा ये सारे प्रोसेस थे हमारे इसमें मेसोजेनेटिक स्टेज में। अब हम आते हैं टेलोजेनेटिक स्टेज में, जो कि सबसे लास्ट स्टेज है और थर्ड स्टेज है हमारा डायोजेनेसिस का, ठीक। तो अब बात करते हैं हम टेलोजेनेटिक जोन का। इसमें क्या है कि हमारा जो रॉक मेसोजेनेटिक स्टेज तक के डायोजेनेसिस को झेल चुका है, अब वो हमारा सेडिमेंट्री कॉलम एक्सपोज्ड हो जाएगा। क्यों, अपलिफ्ट करेगा, क्यों, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। मेसोजेनेटिक स्टेज हो गया लेकिन अभी तक रॉक नहीं बना है उसमें, ठीक है ना। डायोजेनेसिस हो गया लेकिन अभी तक रॉक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी भी सब सेडिमेंट्री रॉक ही है, सॉरी सेडिमेंट में ही है, अभी रॉक नहीं बना है। तो क्या अब क्या होगा कि एक्सपोज हो जाएगा हमारा जो सेडिमेंट्री कॉलम है, वो एक्सपोज हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, ठीक है, प्लेट मूवमेंट की वजह से, कोई भी, है ना। तो अब जब एक्सपोज्ड हुआ तो अब क्या हुआ कि जो भी हमारा मेसोजेनेटिक स्टेज झेल चुका था वो सब अब एक्सपोज्ड हो गया, ठीक है, एक्सपोज हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे उसको वो टेम्परेचर प्रेशर जो मेसोजेनेटिक स्टेज में मिल रहा था, क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा मीटियोरिक वाटर ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगा, ठीक है। जो भी मिनरल्स हमारे मेसोजेनेटिक स्टेज में जिनका फॉर्मेशन हुआ था वो अब ऑक्सीडाइज होने लगेंगे बाय मीटियोरिक वाटर, और जो भी मिनरल जो मेसोजेनेटिक स्टेज में स्टेबल था अब इस कंडीशन में आके, टेलोजेनेटिक कंडीशन में आके वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर टेम्परेचर उसको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब ऑक्सीडाइज होना शुरू करेगा जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो मेसोजेनेटिक स्टेज में था, जो कि केरोजिन बनाता, ऑयल बनाता, पेट्रोलियम बनाता, कोल बनाता, वो सब अब क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, वो उनका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि अब वो कंडीशन मिला ही नहीं, तो वो सब क्या होगा, सबका डिस्ट्रक्शन हो गया। जो आयरन कार्बोनेट नीचे था
वो ऊपर आ गया। अब ऊपर आ गया, उनका ऑक्सीडेशन होने लगा। अब वो क्या बनाने लगा? आयरन ऑक्साइड बनाने लगा, है ना। वही आयरन ऑक्साइड हमारा धीरे चल के क्या बन जाएगा? हेमेटाइट बन जाएगा। ठीक है। अब जो हमारा सल्फाइड्स है, वो सल्फाइड्स जो नीचे था, जो स्टेबल था, वो ऊपर आके क्या होगा? कन्वर्ट होके सल्फेट में बन गया। ठीक है। जैसे हमारा जिप्सम, हमारा पायरोक्सिन, एम्फीबोल, इन सब का वेदरिंग होना शुरू हो गया। हाँ, और जो हमारा फेल्डस्पार था वो कायोलाइनाइट बनना शुरू हो गया। ये सब सारे प्रोसेस हमारे टेलोजेनेटिक स्टेज में आते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमारे टेलोजेनेटिक स्टेज में होंगे। ठीक है। जो भी हमारा मेसोजेनेटिक में स्टेबल था वो सब एक्सपोज्ड हो जाएगा, सब हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। जितना भी हमारा सबका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा ऑयल, कोल बनाता, वो सब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, अब वो नहीं बना पाएगा। ठीक है। और हमारा सल्फाइड्स जो है वो सल्फेट में बदल जाएगा। ठीक। और पायरोक्सिन, एम्फीबोल, सबका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हमारा सब कहाँ चले जाएंगे? सब डिसोल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि सब पता है आपको कि सबसे पहले वेदरिंग, इरोजन उन्हीं रॉक का होगा, उन्हीं मिनरल्स का होगा। पायरोक्सिन, एम्फीबोल इन्हीं मिनरल का होगा। तो ये वेदरिंग इरोजन होगा तो ये सारे मिनरल्स जो है वो डिसोल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है। एक और प्रोसेस होगा, हमारा जो फेल्डस्पार है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कायोलिनाइट में। ठीक है। तो डायजेनेसिस हमने ख़त्म कर लिया। डायजेनेसिस में हमारा 3 स्टेज था, इओजेनेसिस, मेसोजेनेसिस और टेलोजेनेटिक। ये 3 हमारा स्टेज था। ठीक है। इओजेनेटिक, मेसोजेनेटिक और टेलोजेनेटिक स्टेज हमारा 3 था। इन तीनों जोन में हमारा इसका ऑर्गेनिज्म का क्या रोल रहा, और जो हमारा मेसोजेनेटिक स्टेज में है उसमें प्रेशर, टेम्परेचर का कितना बड़ा रोल था, ये हमने देखा। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि सिलिका का सोर्स कहाँ से हमको सिलिका मिल सकता है। हाँ, और फिर किस किस कंडीशन में हमारा सिलिका प्रेसिपिटेट हो सकता है। फिर वैसे ही कार्बोनेट हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा प्रोसेस के थ्रू मिलेगा, कौन सा केमिकल रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, फिर वो प्रेसिपिटेट किन कंडीशन में करेगा सिलिका। ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो ये सारे जितने भी इसमें हमने प्रोसेस डायजेनेसिस के में होने वाले प्रोसेस को पढ़े हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है। प्रेशर, टेम्परेचर तो है ही, उनका तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे डायग्राम इसमें हमने एक्सप्लेन किया था, वो सारे डायग्राम सब इम्पोर्टेंट है। उन सबसे क्वेश्चंस अभी तक नहीं आया है, तो आएगा सबसे क्वेश्चंस। ठीक है। तो आज डायजेनेसिस हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है। तो फाइनली अगर कोई भी जो हमारा सेडिमेंट है वो इस कंडीशन में रह जाएगा तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा इन सब प्रोसेसेस के थ्रू अभी तक जितना हम पढ़े, इन सब प्रोसेस के थ्रू हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन चुका है। डायजेनेसिस प्रोसेस हो चुका है, अब हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब इन सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफाई करेंगे कि कौन कौन सा किस किस टाइप का हमारा सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है, और उनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।